दिशा रवि को आखिरकार जमानत मिल गई। कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत देते हुए कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, टूल किट एडिट करना अपने आप में अपराध नहीं है। महज व्हाट्सएप चैट डिलीट करने से उसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन संगठन से जोड़ना भी ठीक नहीं है। पुलिस ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को प्रो खालिस्तानी संगठन बताया था, अगर आपको याद हो। दिल्ली पुलिस कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाई। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाई जिससे दिशा रवि की अलगाववादी सोच साबित हो। और 26 जनवरी को प्रोटेस्ट के लिए पुलिस से इजाजत मिली थी, लिहाजा उस दिन शांतनु मुलुक के शामिल होने के लिए दिल्ली आने में कोई बुराई नहीं थी, यह भी कोर्ट ने कहा। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने पुलिस की पूरी थ्योरी की हवा निकाल दी, पुलिस की पूरी थ्योरी पंक्चर कर दी। दरअसल कोर्ट का मानना बड़ा साफ था, कोर्ट सबूतों पर चलता है। तुम सबूत नहीं दे पाए कि दिशा कैसे 26 जनवरी की हिंसा के लिए जिम्मेदार थी। तुम प्रूव नहीं कर पाए कि वो अलगाववादियों के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अदालत ने, जज धर्मेंद्र राणा ने ऋग्वेद की श्रुतियों को भी अपने आदेश का हिस्सा बनाया। तफसील से बताऊंगा। और एक बहुत जरूरी बात, कोर्ट ने कहा कि सरकार हर विरोध को नाक का सवाल बनाकर देशद्रोह का केस बनाती है, वो कहां तक उचित है। नागरिकों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिसेंट, ये तो लेजिटिमेट टूल्स हैं ताकि सरकार, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो सही और तर्कसंगत फैसले ले सकें, तर्कसंगत नीतियां बना सकें, सही नीतियां बना सकें जो कि देश हित में हो। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, देशद्रोह का आरोप लगाकर क्या सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं जज धर्मेंद्र राणा ने एक एक करके दिल्ली पुलिस के तर्क कैसे पंक्चर किए। यह पूरा आदेश, इसकी कॉपी मेरे पास भी पहुंची है। यह आदेश अंग्रेजी में है, मैं इसके कुछ हिस्से अंग्रेजी में पढ़ूंगा जरूर, लेकिन इसका सार हिंदी में भी बताता चलूंगा। तो आज इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल जज ने अपने 19 पेज के ऑर्डर में क्या कहा और कैसे दिल्ली पुलिस के तर्क को खारिज किया और दिशा रवि को बेल दी। तो कोर्ट ने 19 पेज के अपने इस ऑर्डर में पेज नंबर 10 से दिल्ली पुलिस की दलीलें खारिज करनी शुरू की। अब कैसे, वो मैं बताता हूं। पहला उसने टेकअप किया कि हेडलाइन उसकी दी कि एंगेजमेंट विद सेशनिस्ट फोर्सेस। आपने ये कहा कि इनके पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ ताल्लुकात थे और जिन्होंने टूल किट बनाने में मदद की। और आपने ये कहा कि मो धालीवाल और अनीता लाल ये लोग प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यही लोग चलाते हैं। आपने ये भी कहा कि निकिता और शांतनु ने इनके साथ जूम मीटिंग अटेंड की और फिर बाद में दिशा रवि को भी इन्वॉल्व किया, बताया एजेंडा क्या है। और आप ये भी कह रहे हैं कि बताइए, मतलब दिल्ली पुलिस के बारे में जज साहब ये कह रहे हैं कि आपने ये सारी दलीलें दी और आपने फिर बाद में ये कहा कि कोई डकैतों के पास भी जाता है क्या कि चंदा दो। तो आपको याद हो कि जब ये जिरह चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, और परसों मैंने आपको ये बताया था न्यूज़बाजी के दौरान कि जज ने फिर इस बात पर पूछा था कि मान लीजिए मैं मंदिर बनवा रहा हूं और चंदा लेने एक डकैत के पास चला जाता हूं, तो क्या आप मुझ पे भी डकैती का इल्जाम लगाएंगे? ये तब जज ने पूछा था। आज जब अपने ऑर्डर में जज साहब ने क्या कहा, एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने, कि भाई पीजेएफ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन बैंड संस्था नहीं है, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग नहीं है। तो आप ये कैसे इनको जोड़ रहे हैं दिशा रवि 26 जनवरी के हिंसा से, और इसका लिंक क्या है हमको समझ में नहीं आया। ये कोई बैंड संस्था तो है नहीं। दूसरी बात, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू एस्टैब्लिश एनी डायरेक्ट लिंक बिटवीन दिशा रवि द अक्यूज्ड एंड मो धालीवाल एंड अनीता लाल, जिनको आप कह रहे हैं कि ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन चलाते हैं और प्रो खालिस्तानी आउटफिट है ये। इनके डायरेक्ट लिंक भी कहीं से भी आप साबित नहीं कर पाए।
दिशा रवि के साथ। स्टिल फर्दर, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट देयर वाज एनी कॉल, इनसाइटमेंट, instigation or exhortation on the part of the accused and the above said organizations, यानी कि ना तो दिशा रवि ने ना ही पीजेएफ ने हिंसा फैलाने की कोई बात कही थी। आप ये भी नहीं साबित कर पाए कि हाँ इन्होंने ऐसे ऐसे हिंसा फैलाने की बात की थी। तो कुल मिला के पीजेएफ वाली पुलिस की दलील कोर्ट ने खारिज कर दी, गिरा दी। अब आते हैं दूसरी बात पर। फिर कोर्ट ने कहा था कि साहब लाल किले पर झंडा फहराया गया, वो सिक्स फॉर जस्टिस एक ऐसी संस्था है, उसने $2.5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था कि जो भी झंडा फहराएगा $2.5 लाख उसको दिए जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो लिंक एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकॉर्ड। आप कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी सबूत नहीं रख पाए जो कि ये लिंक स्थापित करे बिटवीन द एप्लीकेंट और द अक्यूज्ड एंड द सेड बैंड ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स फॉर जस्टिस बैंड है, लेकिन इसका दिशा रवि के साथ क्या कनेक्शन है यह भी आप सबूत नहीं रख पाए। कोई आप खुद मान रहे हैं आपके पास सबूत नहीं है। चलिए साहब, अब आते हैं तीसरी बात पे। अब टूल किट पर आते हैं। तो जज ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बताया कोर्ट को कि मेन बॉडी जो टूल किट का था उसमें बहुत सारे एक्शन पॉइंट्स दिए हुए थे, प्रायर एक्शन की, ऐसे करना है वैसे करना है, हैशटैग्स दिए हुए थे बहुत सारे। 26 जनवरी को ट्विटर में कैसे स्टॉर्म करना है ट्विटर को यह बताया गया था, कैसे फार्मर्स मार्च में अपने आप को शामिल करना है यह बताया गया था, फिजिकल एक्शन की बात कही हुई थी, और यह भी कहा था योगा और टी पर भी निशाना लगाया जा रहा है जो कि देश की सांस्कृतिक धरोहर है। योग मान सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन चाय ये सांस्कृतिक धरोहर कब से हो गई भारत की? ये दिल्ली पुलिस से सवाल मेरा भी है। खैर, तो कोर्ट ने ये कहा तो कि हमने भी वो टूल किट पूरा पढ़ा, और बल्कि कोर्ट ने अपने आदेश में पूरा टूल किट जो है उसका एक पूरा जो भी वो पोर्शन था पूरा अपने आदेश में भी डाला है। उसके बाद कोर्ट ये बोलता है कि टूल किट को पढ़ने के बाद हमको कहीं भी नहीं दिखा कि टूल किट में कहा गया था कि 26 जनवरी को इस तरीके से हिंसा फैलानी है और एक्शन करना है। तो अब यहां पे कोर्ट एक तरह से सरकार को और पुलिस एजेंसियों को और तमाम ऐसी जांच एजेंसियों को एक तरह का छोटा सा उपदेश भी देता है कि सिटीजन्स यानी कि नागरिक जो हैं वो कॉन्शियंस कीपर्स हैं सरकार के। किसी भी लोकतंत्र में नागरिक सरकार के कॉन्शियंस कीपर्स होते हैं। They cannot be put behind the bars simply because they chose to disagree with the state policies. कोर्ट कह रहा है आप उनको जेल में डाल देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी नीतियों का, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट बोल रहा है, एडिशनल सेशन जज, लोअर कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी बात। इस तरह की बात बोलना लोअर कोर्ट के एक जज के लिए बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात जो कही कोर्ट ने। इसके बाद भी जो सुनने लायक है कि कोर्ट ने कहा द ऑफेंस ऑफ सेडिशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू मिनिस्टर टू द वुंडेड वैनिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स। कि सरकारें जो हैं हर बात को नाक का सवाल बना लेती है कि उनकी शान में मान लीजिए किसी ने गुस्ताखी कर दी, अगर विरोध में कोई बात कह दी तो शान में गुस्ताखी कर दी, इसको नाक का सवाल आप बना रहे हैं और नाक का सवाल बनाते हुए उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं। ये तो अजीब सी बात है। अब तीसरी बात यहां पर कोर्ट ने एक और कही कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, यानी कि आपके किसी और से विरोध हो सकते हैं, किसी भी नागरिक का सरकार की नीतियों से विरोध हो सकता है। ये लोकतंत्र में ये तो जायज बातें हैं। इसको लेकर आप इतना आपका मन उद्वेलित क्यों हो रहा है? और ये तो अच्छी बात है, आपको सरकारी नीतियों को बनाने में ये सारे डिसेंट काम आएंगे क्योंकि ये तो लेजिटिमेट टूल्स हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। विरोध करना, विरोध दर्ज करना, डिसेंट लेजिटिमेट टूल्स हैं, इनको आने दीजिए। इससे आप ही का भला होगा, आप बेहतर नीतियां बना पाएंगे, ये कोर्ट कह रहा है। चौथी बात, इसको ध्यान में रखते हुए जो विरोध की बात जो कोर्ट ने कही, विरोध की बात करते हुए कहा कि बात की कि 4000-5000 साल पहले के जो हमारी संस्कृति है उसमें ऋग्वेद की श्रुति की भी चर्चा की। कोर्ट की आपने इस आदेश में, अदालत ने, जज धर्मेंद्र राणा ने, उन्होंने कहा
ऋग्वेद की एक श्रुति को कोट करते हुए, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्धिधा। अर्थ, हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबे, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जाए और अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। यानी कि सिंपल एक लाइन में अंग्रेजी में, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो ऋग्वेद में यह बात कही गई है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने सरकार को यह बात बताई कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है। तो इसलिए विरोध के स्वर भी आ रहे हो, आने दो, वो देश की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए ही है। अब आते हैं आगे एक और बात कि ये बताया गया कि उस टूलकिट में बहुत सारे हाइपरलिंक है। एक हाइपरलिंक है genocide.org जो कि देश को बदनाम करता है और देश की सेना के बारे में अनाप शनाप बोलता है, और उसमें मानवाधिकार अधिनियम की बात हो रही है कि कश्मीर में कैसे सेना मानवाधिकार हनन कर रही है। तो कोर्ट ने कहा कि ये genocide.org में केवल भारत के मानवाधिकार हनन की बात नहीं कही गई है, उसमें 40 देशों के मानवाधिकार जहां जहां हो रहे हैं उनकी बात कही गई है। और मैं मानता हूं कि जो यहां पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी कह रहे हैं कि विदाउट कमेंटिंग अपॉन द सैंक्टिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि सही है गलत है उसमें इंफॉर्मेशन, लेकिन हां ऑब्जेक्शनेबल जरूर है ये इंफॉर्मेशन। हाउएवर इवन इफ द सेड imputations are found to be objectionable in nature, I cannot but disagree with additional solicitor general that the said material is sedition in nature। यानी कोर्ट कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये जो है सेडिशन से भरा हुआ है इस तरह का genocide.org में। मेरा मानना है कि ये सेडिशियस कैसे हो गया। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ये देशद्रोह वाली ऐसी कोई बात है इसमें। द इम्प्यूटेशंस में बी फॉल्स, जो बात उसमें लिखी है वो जरूर गलत होगी, वो हो सकता है बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हो, और हो सकता है कि गलत इरादे से लिखी गई हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह से हिंसा हुई या हिंसा को भड़काने के लिए ही ये इंफॉर्मेशन टूल किट में शामिल की गई। यह भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि यह दलील भी आपकी खारिज करते हैं, और इसलिए दिशा को बेल देना जरूरी है, दिशा को बेल मिलनी जरूरी है। अब आते हैं कि दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, पुलिस ने कहा सब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फिर इसने चैट डिलीट की, इसका मतलब इसके मन में चोर था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो कोर्ट का ही कहना था कि इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन क्रिएशन ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप और बीइंग एडिटर ऑफ एन इनॉक्यूअस टूलकिट इज नॉट एन ऑफेंस। उसने कहा गुनाह कैसे हो गया एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या उसमें कोई बात डालना या उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडिटर होना, यह गुनाह कैसे हो गया। फर्दर, since the link with the said toolkit or PGF has not been found to be objectionable, mere deletion of the WhatsApp chat to destroy the evidence linking her with the toolkit and PGF also becomes meaningless। अब जब PGF के साथ आप इसका संबंध नहीं बता पा रहे हैं तो WhatsApp ग्रुप में वो डिलीट करती है उसके कंटेंट या नहीं करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, और आप कहते हो कि देखिए ये एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश थी, है इनके मन में चोर था, नहीं तो डिलीट क्यों करती है। तो कहा तुम जब पीजीएफ जिसके बारे में आप कह रहे हो कि इन्होंने टूलकिट बनाया, जब आप उसी से आप लिंक नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हो, तो ये तो व्हाट्सएप ग्रुप का वो एडिटर है, वो डिलीट कर रही है अपने चैट मैसेजेस, ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई देशद्रोह वाली कि देश को कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसने ऐसा किया। आप तो पीजीएफ के लिंक ही नहीं स्टैब्लिश कर पाए दिशा रवि के साथ, तो ये सब बातें भी बेकार ही हैं। फिर आगे कोर्ट ये कहता है कि इट वुड बी वर्थवाइल टू ऑब्जर्व दैट देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट दैट द एप्लीकेंट एक्यूज्ड सब्सक्राइब टू एनी सेशनिस्ट आइडिया। इनके अलगाववादी विचार हैं और उसको आगे ये बढ़ाना चाहती थी, आप ये सब साबित नहीं कर पाए हैं, दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने बोला। फिर दिल्ली पुलिस ने एक और बात कही कि उस टूलकिट में जो ट्विटर को स्टॉर्म करने की बात थी उसमें एक्शन प्लान भी था कि ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से एक्शन करना है और इंडियन एम्बेसीज का घेराव करना है, प्रदर्शन करना है और तोड़फोड़ करनी है।
योग और चाय पर भी बात थी। खैर, तो कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्ट फॉर अ बेयर असर्शन कि ऐसा वहाँ इंडियन एम्बेसी में जाना है और अपनी बातें रखनी है, वहां पे प्रदर्शन करना है, घेराव करना है, आप कोई सबूत तो नहीं है कि वहां पर हिंसा हुई। आप कोई सबूत नहीं दे पाए हैं कि इंडियन एम्बेसीज पे इस तरह की कोई हिंसा हुई, क्योंकि ऐसी साजिश रची गई थी। आप जो बता रहे हैं कि साजिश रची गई थी, लेकिन ऐसी हिंसा तो नहीं हुई, आपने ऐसा कोई सबूत तो नहीं दिया, तब हम कैसे मान लें। तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी अभी तफ्तीश जो है अभी अभी शुरू ही हुई है, और तो आपको भी ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश प्रूव करना बहुत मुश्किल पेश आ रहा है। तो उसी तरह से उनको इस आपकी साजिशों के आरोप को झेलना, उसके जवाब देना उनको भी मुश्किलें पेश आ रही होंगी, दिशा रवि और उनके वकील को। तो जब आपके पास एविडेंस और हो जाएंगे तो आप आइएगा, फिर देखेंगे, है ना। तो तब तक के लिए दिशा रवि को न्यायिक हिरासत में रखना ये मैं उचित नहीं मानता। तो जब आपके पास इस तरह के ठोस सबूत इकट्ठा हो जाए तब आप आइएगा, फिर देखते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इनको न्यायिक हिरासत में अब और नहीं रख सकता हूं, दिशा रवि को, इसलिए इनको जमानत में दूंगा। तो फिर दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं नहीं, इनको आप जमानत मत दीजिए, हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, अब उनके साथ हम इनको बिठाएंगे, तब जो है बहुत सारी बातें हमें पता लगेंगी, हैं, जब आमने सामने बिठाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि तो ठीक है, जब पुलिस कस्टडी में आपने 5 दिन रखा, आपने जरूर बहुत पूछताछ की होगी, आपके साथ कोऑपरेट किया, लेकिन अब जो है, अब हम इनको किसी भी तरह की हिरासत में नहीं रख सकते। आपको जितना पूछना था, जिन सबूतों के आधार पर, साजिशों के आधार पर, आरोपों के आधार पर आपने पूछ लिया, इनको कस्टडी में भी रखा आपने, अपने कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में भी। अब हम इनको बेल देंगे, अब इनकी लिबर्टी पर हम जो है कोई भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ना तो ये लीगल होगा और ना ही ये तर्कसंगत होगा। तो कोर्ट ने यह भी कह दिया और 1 लाख के मुचलके पर दिशा रवि को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया और कहा कि आप जब भी पुलिस आपको बुलाए इनके साथ कोऑपरेट करिएगा, तब तक आप बाहर नहीं जा सकती हैं, और वो जो रिस्ट्रिक्शंस साधारण सी होती हैं ऐसे मामलों में, वो साधारण सी रिस्ट्रिक्शंस कोर्ट ने जरूर लगाई, और इस तरह से कोर्ट ने दिशा रवि को बेल दे दी। यानी कुल मिलाकर ये कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सबूत नहीं तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिसको हम किसी की लिबर्टी पर इस तरह से रोक नहीं लगा सकते, उसको हम बेल देंगे। और हर चीज़ को नाक का सवाल मत बनाइए, देशद्रोह का हर मामले में आरोप ठोकना, मुकदमा ठोकना, ये हमको कतई उचित नहीं लगता। बाकी है कि जब आप आगे आइएगा और किसी सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ, फिर देखा जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से कोर्ट ने, जज ने पूरी पुलिस की पूरी थ्योरी की हवा निकाल दी और उसकी साजिश को महज एक साजिश ही करार दिया कि कहीं भी आप कोई भी सबूत नहीं दे पाए, इसको अलगाववादी संगठन से जोड़ते हुए दिशा रवि को, या 26 जनवरी की हिंसा से जोड़ते हुए। इसलिए दिशा को बेल देना लाजमी है। तो इसके साथ ही मैं अपना सवाल वो फिर दोहराता हूँ, और मेरा सवाल यही है कि क्या सरकार देशद्रोह का आरोप लगाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर रही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।